Hello children, मैं दीप्ति सिंह, your biology teacher. Children, this is our revision class and in this class we will learn about the fundamental unit of life. Now the first question, what is life? So about the life, I already explained in the videos that who that can fight for their existence is life. जो अपनी existence के लिए fight कर सके वो life है. Now you can identify who can fight for their existence. All the animals present on the earth, they fight for their existence. That means they are having the life. Plants, they also fight for their existence, means the plants also having the life. And those who are having the life, they are called living beings, means all the plants and the animals, they are living beings. So next it is question arises that what is the living being made up of? Living being बने किसके होते हैं? So the body of the living being, it is constructed with small living parts. Small living parts से इनकी जो body होती है वो small living parts से बनी होती है. जैसे कि अगर हम किसी एक वॉल की डिज़ाइन करते हैं तो वो पूरे वॉल के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ब्लॉक्स यूज़ होते हैं. दे आर द ब्रिक्स ब्लॉक्स. तो जब एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारे ब्रिक्स के ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी मीन्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी और द कंस्ट्रक्शन यूनिट होगी या जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, दैट इज़ द मेन पार्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल. सेम थिंग इसी तरीके से जब किसी लिविंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है तो उस लिविंग बॉडी की फॉर्मेशन में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिससे कि पूरी लिविंग बॉडी कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसको हम सेल कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सेल. इन लिविंग बॉडी दैट इज़ कॉल्ड द सेल. सो द सेल, इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ life. So the basic fundamental unit of life is cell. Now we can say that cell, it is the basic structural and functional unit of life. Okay. Now the discovery of cell. So who discovered the cell first time? So Robert Hooke discovered cell in 1665 and that's why they also called the father of cytology. अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर्ड की थी सबसे पहली बार, तो उन्होंने उस सेल की डिस्कवरी कैसे की थी? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक थिन स्लाइस में छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था. इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो खुद ही डिज़ाइन किया था और जब इन्होंने उस माइक्रोस्कोप में जब उस कॉर्क के थिन स्लाइस को रखा तो उन्हें उस कॉर्क के थिन स्लाइस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए. एंड दैट हेक्सागोनल बॉक्सेस, दे आर कॉल्ड लिटिल रूम इन लैटिन लैंग्वेज. जब रॉबर्ट हुक ने इन हेक्सागोनल बॉक्सेस को कॉर्क के थिन स्लाइस में देखा, एट दैट टाइम दे वर एम्प्टी. ये बिल्कुल खाली थे. इनको खाली स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे. जिस तरीके से हनीकॉम्ब में खाली बॉक्सेस होते हैं, इस तरीके से इनको ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, क्योंकि इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर देखे थे वो कॉर्क के अंदर देखे थे. और कॉर्क प्लांट के डेड टिश्यूज़ होते हैं. दे आर हार्ड टिश्यूज़ एंड द डेड टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट. तो उस समय इनको ये जो बॉक्सेस और जो ये हेक्सागोनल शेप दिखाई दिए, ये हेक्सागोनल शेप बिल्कुल एम्प्टी थे. एंड देन फर्दर एंटोन वॉन लीवेनहोक,
discovered the free living cells in pond water in 1674. जो एंटोन वॉन लीवनहुक हैं, इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जो कि बैक्टीरियल सेल थी, जो इनको पॉन्ड वाटर में मूव करते हुए दिखाई दी थी. और इनके बाद रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन प्लांट सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. एंड देन द J.E. Purkinje gave the term protoplasm for the living fluid present inside the cell. J.E. Purkinje ने सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लिविंग फ्लूइड कहते हैं, उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था. अब सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड होता है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. और इस सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, यानी कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. अब ये न्यूक्लियस एंड सेल, इनके बीच में एक लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और इस लिविंग फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे. साइटोप्लाज्म. लेकिन लिविंग फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, उस लिविंग फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे. And the nucleoplasm and the cytoplasm, they both are the living fluid of a complete cell, and that's why the nucleoplasm and cytoplasm collectively they are called the protoplasm. Collectively they are called the protoplasm. Okay. Now we will talk about the cell theory. Who gives the cell theory? So, the cell theory, it is given by Sleeden and Swan in 1838 and 1839. स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, जिसको आगे चल के आर विर्च्यू ने डिफाइन किया था. सो द सेल थ्योरी, क्या थी ये सेल थ्योरी जिसको इन्होंने प्रपोज किया था? तो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, द सम टर्म्स आर गिवन दैट आर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने होंगे और सेल प्रोडक्ट से ही बने होंगे. ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल. जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, दैट ऑल टेक पार्ट एंड टेक प्लेस इन द सेल्स. वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के अंदर ही होंगी. ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली. कोई भी सेल अलग से तैयार नहीं होती है. जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को सिंगल सेल की तरह ही स्टार्ट करते हैं. वो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग होती है तो वो स्टार्टिंग फर्स्टली सिंगल सेल से ही होती है. और इनके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे. नाउ हियर द वायरसेस. तो वायरस के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वायरसेस की डिटेल्ड स्टोरी और द डिटेल आई लेट यू नो लेटर. नाउ द शेप एंड साइज ऑफ सेल. सो द shape of the cell may be differ. It's depend on the cell to cell. So cells may be of any shape like irregular,
इन अमीबा, अमीबा की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है। अमीबा को आप किसी भी शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं। एनी ऑफ शेप इफ यू ड्रॉ देन यू कैन नेम्ड एज amoeba. Amoeba, it is irregular in shape. Amoeba. Amoeba. So it is irregular in shape. Next it is the spindle shape. For example, muscle cells. Muscle cells, they are spindle in shape. Star shape as a nerve cell. Our nerve cell, it is star shape. Oval shape as the egg cell, they are the oval shape, and RBCs, they are concave. And that cells, they are the different in shapes and they are also differ in sizes. So the cells are too small, so special unit is used to measure size of cell. The unit is micron, and the micron, we write the micron with that symbol. So 1 micron is equal to 10 to the power minus 3 mm. तो सेल बहुत ज़्यादा माइन्यूट, बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है और ये एक काफ़ी बड़ी सेल भी हो सकती है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि कितनी छोटी और कितनी बड़ी सेल्स होती हैं। तो अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें, द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल, देन इट इज़ PPLO, मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज नेम्ड एज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी एनिमल सेल होती है। एंड द लार्जेस्ट एनिमल सेल, इट इज़ अ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी एनिमल सेल होती है। एंड द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, इट इज़ अ नर्व सेल। सबसे लंबी एनिमल सेल अगर है वो है नर्व सेल। लार्जेस्ट प्लांट सेल, द एसिटेबुलेरिया। पहले हम जो पढ़ते थे इसके बारे में, कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है, जो लार्जेस्ट प्लांट सेल है तो वहाँ एसिटेबुलेरिया नेम दिया गया है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों नेम को यहाँ पर मेंशन किया है। द एसिटेबुलेरिया दिया गया था, लेकिन अभी ना जो नई जो डिस्कवरी है तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल है दैट इज़ कॉलरपा टैक्सीफोलिया, और इसकी जो हाइट होती है लगभग 12 इंचेस होती है। तो जो कॉलरपा टैक्सीफोलिया है दैट इज़ द न्यूली डिस्कवर्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्लांट सेल। इसके साथ साथ एक नोट भी लिखने के लिए मैंने आपसे कहा है, इन दैट नोट यू विल नोटिफाई दैट among the multicellular plants, the largest cell is the ovule of Cycas. Means here we are talking about the plants. तो अगर हम यूनिसेलुलर प्लांट्स की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल होगी वो कॉलरपा टैक्सीफोलिया होगी। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल होगी वो साइकस का ओव्यूल होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की। तो ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होती हैं? सो द ऑर्गेनिजम्स दे आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द सेल। The organisms, they are defined with the number of the cells. कितने नंबर सेल्स प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसके बेसिस पर हम इनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हियर वी विल लर्न यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। Uni means one and cellular means cell. Means the organism
that are made up of one cell, they are called unicellular organisms. And multi means many and cellular means cell. Means the organisms that are made up of multiple cells, they are called multicellular organisms. So in such a way we can define the unicellular organism, that are made up of one cell, and the multicellular organisms that are made up of multiple cells. Let's see the difference between unicellular and multicellular organisms. The structural and functional difference between unicellular and multicellular organisms. So let's see the unicellular organism. The structure of the unicellular organism is made up of a single cell. As I told you, the unicellular organism are made up of single cell. And the structure of the multicellular organisms is made up of numerous cells, means multiple cell. Next difference it is, they are irregular in shape. मैंने अभी आपको अमीबा का शेप बनाकर दिखाया था, that is irregular. So the unicellular organism, they are irregular in shape. इसका example अमीबा आप ले सकते हैं इसका example. And in multicellular they have definite shape. जो multicellular organism होती हैं उनकी shape definite रहती है, जैसे कि हम मल्टीसेलुलर हैं और हमारी शेप डेफिनेट रहती है. द प्लांट्स दे आर ऑल्सो मल्टीसेलुलर. और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी मल्टीसेलुलर होती हैं और उनकी शेप डेफिनेट ही रहती है. नेक्स्ट डिफरेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. मीन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं. अब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली इंक्लूड्स यूकैरियोट्स. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल यूकैरियोट्स होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस, रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल. अब क्योंकि यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, मीन्स जो ये अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो इन्हें प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो भी सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सम सेल्स ऑफ बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में केवल कुछ सेल जिनको हम जर्म सेल बोलते हैं वही रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करती हैं. जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म दैट इज़ अ जर्म सेल ऑफ मेल एंड ओवम दैट इज़ अ जर्म सेल ऑफ फीमेल. ओनली द स्पर्म एंड ओवम टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, नॉट होल द बॉडी. Next difference we will see. The single cell perform all life activities. केवल एक ही सेल लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डिफ्यूज़न. ये सारी एक्टिविटीज़ एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं. In multicellular organism, there is a division of labor to perform different life functions within cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेल होती हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को प्ले करती हैं. जैसे हमारी आँखें ये सिर्फ देखने का काम करती हैं, हमारे हैंड्स किसी चीज़ को होल्ड करने का काम करते हैं, राइट करने का काम करते हैं. मीन्स हर बॉडी पार्ट के अपने अपनी अलग अलग फंक्शंस होते हैं. यहाँ यूनिसेलुलर में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट एटसेट्रा. और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, काव, प्लांट्स. इसके अलावा आप टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस को, जो मैंने आपको लिंक शेयर किए हैं वहाँ से आप टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने ग्राफिकल भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किया है. सो आप और अच्छे से समझने के लिए, ग्राफिकल व्यूज़ को देखने के लिए आप उन जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं,
क्योंकि इतने सारे लेंदी एक्सप्लेनेशन को एक शॉर्ट वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स में यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। नाउ द टाइप्स ऑफ सेल। On the basis of nucleus, cells are divided into two types, namely prokaryotic cell and eukaryotic cell. Means nucleus के बेस पर cells को divide किया गया है prokaryotic and eukaryotic. अब prokaryotic and eukaryotic कैसे divide किए गए हैं nucleus के बेस पर, तो इसमें हम देखेंगे कि जो nucleus होता है, nucleus के बारे में हम इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो में। जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस में ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, और यहाँ इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन का काम करता है, और इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स, लिविंग फ्लूइड, मैंने अभी आपको सेल में भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिविंग फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस न्यूक्लियर एनवलप की वजह से प्रेजेंट हैं, ये बाहर नहीं जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन है, या एक स्टैंडर्ड न्यूक्लियस होता है, मेन न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो तो प्रेजेंट होता है लेकिन कोई एनवलप प्रेजेंट नहीं होता, कोई डिफाइंड सेल के अंदर कोई डिफाइंड रीजन नहीं होता है, और ये सेल में केवल ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। क्रोमेटिन्स बिखरे हुए होते हैं, राइबोसोम्स सेल के अंदर बिखरे हुए होते हैं, और ये जो क्रोमेटिन्स है इनके साथ में न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस का मेन कंपोनेंट है। जब किसी सेल में न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ही फैला हुआ होता है किसी सेल के अंदर, ये पूरी एक सेल है, इसके अंदर जब कोई मटेरियल ऐसे ही फैला हुआ होता है तब हम इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें क्रोमेटिन्स और डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो पूरी सेल में फैले होते हैं। यहाँ पर ये डीएनए हो सकती हैं या आरएनए, एक सिंगल टाइप प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए, जबकि न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो सेल है इसके अंदर ये सब्सटेंस ऐसे ही स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारी प्रोकारियोटिक सेल है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम एक यूकारियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो एक यूकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्लस ये सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है, ये सेल में फैला हुआ नहीं होता है। तो इस तरीके की जो सेल होगी इसको हम बोलेंगे यूकारियोटिक सेल। और ये जो सेल है जिसमें ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो स्कैटर पड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्रोकारियोटिक सेल। ओके, अब हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से डिफ़र होते हैं। तो इनको देखते हैं हम।
prokaryotic cell. The size of a cell is generally small, 1 to 10 mm. बहुत छोटे होते हैं प्रोकारियोटिक सेल, इनका साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है. एंड यूकैरियोटिक सेल, द साइज ऑफ अ सेल इज जनरली लार्ज, 5 to 100 mm. मतलब 100 mm तक का साइज हो सकता है एक यूकैरियोटिक सेल का. नाउ द सेकेंड डिफरेंस, न्यूक्लियस इज एब्सेंट. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है. अब हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस बिल्कुल एब्सेंट होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मटेरियल भी नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है. न्यूक्लियस इज एब्सेंट का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर एनवलप है, वो पर्टिकुलर जिसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया है वो एब्सेंट होता है, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है. मीन्स द न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड is not surrounded by a nuclear membrane. Means जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. न्यूक्लियस in eukaryotic cell, nucleus is present and nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. As I told you, the nuclear material is surrounded by the nuclear membrane, that is called the nuclear envelope. Next, it contains single chromosome. जो प्रोकारियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकारियोटिक सेल में दे कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम. इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम एंड मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताया था उस डायग्राम में मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस है इसमें ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. तो ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये किस में प्रेजेंट है? यूकारियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में ये न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. राइबोसोम इज प्रेजेंट, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, दे ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकारियोटिक सेल. एंड in eukaryotic cell, membrane bound cell organelles such as mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, peroxisome, they are present. जितने भी membrane bound cell organelles होते हैं वो सभी eukaryotic cell में present होते हैं.